नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम नीरज यादव है और हमारे चैनल का नाम एएन रैंकर सब है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सामान्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, समाज है, भारतीय समाज है। ये सभी विषय आते हैं। इन विषयों से संबंधित जितने भी प्रश्न जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाने वालों की एक टीम रहेगी जो कि अपने अपने क्षेत्रों में विषय के अच्छे जानकार हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें कि इस चैनल के माध्यम से आप किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के विषय पूछे जाएंगे, तो वो मैं ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी तक के जितने भी जो है एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप ए भी जोड़ लीजिए जिसमें सामान्य अध्ययन का वेटेज होता है, वो सभी आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि रेलवेज हो गए, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो 10+2 से लेकर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तक का, एसएससी भी चाहे वो 10+2 से लेकर सीजीएल तक का, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह के पद आते हैं। विभिन्न राज्यों के पुलिस से रिलेटेड जितने भी पद होते हैं, जिसमें कि जो है मद्य निषेध पुलिस अधिकारी हो गया, सिविल पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, पुलिस कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, ये सभी परीक्षाओं को हम टारगेट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी राज्यों के लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम होते हैं, या हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग का जो भी सामान्य अध्ययन से संबंधित बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, बेसिक जानकारी होंगी, वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्री का एग्ज़ाम होगा या मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसका भी एक बेसिक जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी। प्री के तो आपको एडवांस लेवल तक की जानकारी हो जाएगी, मेंस के लिए आपको बेसिक स्तर तक की जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। हम आज आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। इकोनॉमी की एक द्वंद्व है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, अर्थशास्त्र विषय को बहुत ही टफ माना जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चों से अगर राय ली जाए तो वो अर्थशास्त्र को एक कठिन विषय मानते हैं, जिस वजह से वो उसमें उतना इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं और उनकी परीक्षा में ये विषय छूट जाता है, जबकि इस विषय का वेटेज ठीक ठाक होता है। शुरुआत हम इसलिए अर्थशास्त्र से कर रहे हैं जिससे कि ये सब विषय अगर आप पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट होंगे वो आपको बेहतरीन से समझ में आएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और ये विषय पढ़ाते समय आप यकीन मानिए, हम आपको इतने आसान शब्दों में समझाएंगे कि ये विषय आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक बार जब समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको इकोनॉमी से जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है उसको समाप्त करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की बात छोड़ दें तो वेटेज कम होता है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर करंट अफेयर से लेकर हम जोड़ें तो अच्छा खासा वेटेज आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 12% का मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग में बहुत बड़ा वेटेज होता है और बिना इकोनॉमिक्स के आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। राज्य लोक सेवा आयोग में भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। हम अपने विषय पे जो है, जो कि मेरा विषय होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास एक विषय है, वैसे ही अर्थशास्त्र भी एक विषय है। जैसे हम इतिहास में ये पढ़ते हैं कि जितनी भी पास्ट की चीज़ें होती हैं, अतीत की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं और उसका एक उद्देश्य होता है इतिहास को पढ़ने का, जिससे कि भविष्य में हम अपने अतीत से सीख ले सकें और वो चीज़ें ना दोहराएं
जिसने अतीत में हमें दुख दिया है, और उन चीज़ों को, उन मूल्यों को जो हम इतिहास में पढ़े हैं, जो हमारी विश्व में पहचान बनाते हैं, पृथक पहचान बनाते हैं, उन मूल्यों को हम सँजोए रखें। ये हमें सीख दिलाता है इतिहास। वैसे ही राजनीति विज्ञान की भी अपनी एक दर्शन है, राजनीति विज्ञान का भी अपना एक सिद्धांत है और अपना एक मूल्य है। इसमें राजनीति विज्ञान में हम नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, देश का शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाए, लोगों के बीच में उनको स्वतंत्रता कैसे प्रदान की जाए, उनको सेफ्टी कैसे प्रदान की जाए, ये राजनीति विज्ञान के तहत हम समझते हैं। उसी तरह अर्थशास्त्र का भी अपना एक दर्शन होता है, अर्थशास्त्र का भी अपना एक सिद्धांत है। सिंपल अगर हम बात करें अर्थशास्त्र होता क्या है, तो जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, इनका अपना एक मूल्य रहता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उससे संबंधित अर्थशास्त्र विषय होता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल लाइफ से या मानो के भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ विषय होता है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो अर्थशास्त्र का एक परिभाषा, सिंपल से परिभाषा होता है, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मतलब परिभाषा अगर हम देखें तो इसका परिभाषा होता है वस्तुओं और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन। ये एक परिभाषा है। राइटिंग से आपको थोड़ा असहज महसूस हो सकते हैं, क्योंकि अभी टैब पे लिखने का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें जो है सीख जाऊंगा। तो ये अर्थशास्त्र की एक सिंपल सी परिभाषा है, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। विषय कोई भी होता है, विषय का सिंपल सा मतलब होता है, उसमें हम अध्ययन करते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं। अब इसमें हम स्टडी किस चीज़ का करते हैं? स्टडी हम करते हैं वस्तु और सेवाओं का। अगर इस परिभाषा को देखें तो इसमें 3 शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं, जो कि इनको मुख्य शब्द कह सकते हैं। एक वस्तु, एक सेवा, तीसरा है वितरण। ये 3 शब्द होते हैं। वस्तु का अगर हम बात करें तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जो चीज़ें हम छूते हैं, जिनका चीज़ों का उपयोग हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, सिंपल सी बात है, तो वो वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे हम बात करें, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी मनोरंजन की जो चीज़ें हैं जिनको खा के हमको आनंद मिलता है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हम छूते हैं, उन चीज़ों को हम वस्तु बोलते हैं। वस्तु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उपभोक्ता की वस्तुएं होती हैं, दूसरा उत्पादक वस्तुएं होती हैं, या फिर कह सकते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। अब वस्तुओं के प्रकार और उनके बारे में जानकारी डीप में हम लोग आगे की क्लासों में करेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी यहाँ समझने के उद्देश्य से अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात है, वस्तु का मतलब आप ये समझ लीजिए, जो भी चीज़ें हम छूते हैं, जिसको हम स्पर्श करते हैं, और जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, उनको हम वस्तुएं कहते हैं। सेवाओं का मतलब क्या होता है? सेवाओं का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमको आनंद प्राप्त करती हैं, वो हमको एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए जो है उसमें माध्यम होती हैं, उनका माध्यम प्रदान करती हैं, उन सभी चीज़ों को सेवाएं कहते हैं। तो वस्तुओं का एक सिंपल सा मतलब हम समझ लिए, सेवाओं का मतलब समझ लिए। अब सेवाओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, प्लम्बर हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इंटरनेट प्रोवाइडर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। वस्तुओं में क्या हो गया? खाद्य पदार्थ,
दूसरा हो गया ईंधन ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं ऊर्जा, जो चीज़ें होती हैं प्राकृतिक स्रोत, जो ऊर्जा में जितने भी इसके टाइप होते हैं, 3-4 टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें इत्यादि। सर्विस में भी हम इत्यादि डाल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वितरण का सिंपल सा अर्थ होता है कि बांटना। जितनी भी ये वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तु हैं और जो ये तुम्हारी सेवाएं हैं, इनका हम बांटें, उनको हम वितरण कहते हैं। वितरण का मतलब होता है सिंपल सा बांटना। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया होती है कोई भी चीज़ जब एक ही क्रम में बार बार होती है तो उसको हम प्रक्रिया कहते हैं। अब ये वस्तु और सेवाएं हैं, जो भी ये चीज़ें हैं, ये बांटेंगे, एक साल बांटेंगे, फिर अगले साल फिर इसी को हम बांटेंगे, फिर उसके बाद बांटेंगे, ये सब चीज़ें, ये पूरा अगर हम एक समष्टिगत रूप में देखें तो ये पूरा वितरण कहलाता है। ये समष्टिगत रूप में देखें तो ये पूरा एक प्रक्रिया हो जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, हमारे चीज़ों से संबंधित होती हैं, उत्पादक से संबंधित होती हैं, उपभोक्ता से संबंधित होती हैं, इसके लिए जो भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका हम अगर वितरण प्रक्रिया को समझें, उसको हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, इसमें भी जो है देखना पड़ता है कि जिससे कि हमारा लोगों का लाभ अधिकतम हो सके और समाज की सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ये वितरण के पीछे की बात होती है। तो इसका हम सिंपल सी बात है कि इन सब लोगों को बांटना है, और यह इसका अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हर विषयों की तरह अर्थशास्त्र का भी जो है कि फिलॉसफी होती है, या इसका एक केंद्र बिंदु होता है। जैसे इतिहास का एक केंद्र बिंदु होता है कि इसमें हम दर्शन क्या होता है, राजनीति विज्ञान का एक दर्शन होता है। राजनीति विज्ञान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्रदान करना इसका दर्शन होता है। विविधता में एकता, इसके अलग अलग पार्ट का अपना एक दर्शन होता है। उसी तरीके से जो है अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसका एक कोर पॉइंट होता है, जिसको हम केंद्र बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। कोर पॉइंट का मतलब होता है सिंपल सा कि पूरा प्रक्रिया का जो है अर्थ क्या निहितता है, निहितार्थ है इसमें। तो ये वस्तु और सेवाओं को अगर हम जोड़ लेते हैं, वस्तु और सेवाओं को मिला के अगर एक शब्द बनाएं तो उसको हम संसाधन बोलते हैं, उसको हम रिसोर्सेस बोलते हैं। संसाधन क्या होती हैं? जितनी भी चीज़ें हमारे पास आसपास अवेलेबल हैं जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम संसाधन बोलते हैं। संसाधन का उचित आवंटन, वितरण मतलब आवंटन करना। अब आवंटन इस तरीके से हो कि लाभ सबको मिल सके, सभी वर्गों को मिल सके, संतुष्टि लोगों की अधिकतम हो, ये पूरा उचित कहलाता है। तो संसाधन का उचित आवंटन इसका केंद्र बिंदु हो जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र का जो सेंटर पॉइंट अगर हम बोले हैं तो वो है संसाधन का उचित आवंटन। संसाधन का उचित आवंटन, केंद्र बिंदु। संसाधन का उचित आवंटन। अब संसाधन का उचित आवंटन ये इसका केंद्र बिंदु होता है। इसका मतलब क्या होता है? संसाधन आप समझ चुके हैं क्या होता है। उचित मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ को हम उचित अनुचित क्यों बोलेंगे? अनुचित क्या होता है? जिससे कि जो है सभी वर्ग या लीगली इलीगली तरीके से उसको, इलीगल तरीके से उसको प्रोवाइड किया गया हो, अनुचित हो जाएगा। किसी को किसी के साथ गलत हो रहा है वो भी अनुचित है। तो उचित क्या होता है? इकोनॉमिक्स में उचित का मतलब होता है कि लाभ अधिकतम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और जितने भी वर्ग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलें। अब वर्गों का मतलब है, इसको यहाँ पे समझेंगे थोड़ा डिटेल में। हमारा देश है विविधतावादी देश है, बहुत सारे वर्ग रहते हैं यहाँ पर, बहुत सारे कल्चर रहते हैं। अब अपने देश को अगर हम देखें तो एक महिलाओं की अपनी ज़रूरतें होती हैं, उनका अपना एक क्लास है,
उनकी अब सुरक्षा के अपने अलग मानदंड होते हैं, पुरुषों के अपने अलग मानदंड होते हैं, सुरक्षा के उनकी पुरुषों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। इसी तरीके से समाज में कुछ गरीब लोग हैं जिनकी जीवन की आवश्यकताएं अलग होती हैं, जिनके जीवन के तरीके अलग होते हैं, जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पृथक होती हैं समाज के उच्च वर्गों की अपेक्षा। उसी तरीके से देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति भी एक वर्ग है जो भी जिसकी भी अपनी आवश्यकताएं अलग हैं। पिछड़े वर्ग हैं उनकी भी आवश्यकताएं अलग हैं। सामान्य वर्ग के लोग हैं, संपत्तिशाली लोग हैं, उनकी भी जो है आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उनको सुरक्षा की आवश्यकताएं होती हैं कि एक बेहतर सुरक्षा मिल सके। जितने भी जो है धनी व्यक्ति हैं उनको सुरक्षा का एक बेहतर आवश्यकता होती है, प्रतिस्पर्धा का एक बेहतर माहौल की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रता का एक बेहतर माहौल की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर पिछड़े वर्ग गरीब लोगों की बात करें तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि उनको खाना पानी मिल जाए, तो उनकी अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं। महिलाओं की भी आवश्यकताएं अपनी अलग होती हैं, उनका जो है सुरक्षाओं की सबसे बड़ी चिंता होती है। पुरुषों की अपेक्षा अगर देखें तो महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मांग होती है, उसकी सुरक्षा की संवेदनशीलता उनकी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार बच्चों की भी अलग चिंताएँ होती हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार रिसोर्सेस उपलब्ध कराए जाएँ। जितने भी वर्ग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार रिसोर्सेस उपलब्ध कराएं, जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिल सके। ये है तुम्हारा उचित के अंतर्गत आएगा। और आवंटन के अंतर्गत तो सिंपल सी बात है, वितरण आ जाएगा, मतलब संसाधन का उचित आवंटन। अभी संसाधन का उचित आवंटन, उचित उचित आवंटन। उचित मतलब लाभ अधिकतम, वर्गों को आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध, आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध। उपलब्ध जो अर्थशास्त्र विषय है, सिंपल सा हमने पहले देखा कि वस्तुओं और सेवाओं की वितरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। वस्तु और सेवाएं हमने समझ ली क्या होती है। वस्तुओं में खाद्य वस्तुएं आ गई, ऊर्जा की वस्तुएं आ गई, ईंधन की वस्तुएं आ गई, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, ये सारी चीज़ें वस्तुओं के अंतर्गत आ गई। सेवाओं में जो भी हम डॉक्टर से सेवाएं लेते हैं, जिससे हमारा शरीर कभी बीमार होता है तो उससे संबंधित जो भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इंजीनियर से जो हम सर्विसेज लेते हैं, इंटरनेट की जो सुविधाएँ लेते हैं, प्लम्बर से जो सुविधाएँ लेते हैं, सफाई कर्मचारी से जो हम सुविधाएं लेते हैं, वो सभी सेवाओं के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। वस्तु और सेवाओं का एक अलग टॉपिक है जो हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जिसमें उसके टेक्निकल पार्ट जितने भी होते हैं, टेक्निकल पॉइंट जितने होते हैं, वो हम वहाँ पे समझेंगे कि वितरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मतलब इनको हमको बांटना कैसे है, बांटना कैसे है, ये हम जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब बांटना है तो बांटना तो ऐसे तो नहीं बांट देंगे कि हाँ हम अपने मन से बांट दें, तो आवंटन जो होना चाहिए वो उचित होना चाहिए। अब उचित का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें लाभ हम लोगों को या जितने भी लोग हैं, संसाधन हैं, अगर हम आवंटित करते हैं 1 रुपये का संसाधन आवंटित करते हैं तो उससे हमको मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर 1 रुपये से हम 10 रुपये प्राप्त कर सकते हैं तो मतलब लाभ हमको 10 रुपये को लाभ अधिकतम हो। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि केवल लाभ ही एक मेन बिंदु नहीं है। जितने भी वर्ग हैं समाज के, जितने भी वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जितने भी समाज में जितने भी वर्ग हैं, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो है रिसोर्सेज अवेलेबल कराया जाए तो वो संसाधन का उचित आवंटन कहलाया जाएगा। इस प्रकार से अब एक सिंपल सा परिभाषा हम लोगों का बन गया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये हम समझ लिए। जैसे अन्य विषयों का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी एक उद्देश्य है, या इन आवंटन का भी एक अपना एक उद्देश्य होता है कि हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सीमित हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, तो हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं
इन सीमित संसाधन का इस प्रकार से हम आवंटन करें जिससे कि हमारे कल्याण स्तर को अधिकतम किया जा सके। ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है, माने कि सीमित संसाधन का मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से आवंटन किया जाए। ये जो है सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है। अब एक परिभाषा तैयार हो गई पूरी तरीके से अर्थशास्त्र की कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसका केंद्र बिंदु होता है संसाधन का उचित आवंटन। इसका उद्देश्य होता है मानव कल्याण स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से सीमित संसाधन का उचित आवंटन किया जाए, इसका उद्देश्य होता है। अब जैसे हर विषय के जो है अपने अलग अलग पार्ट होते हैं। पॉलिटी को अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग से पार्ट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग से पार्ट है। इतिहास में भी जो प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की भी अपनी एक ब्रांचेस हैं, अब शाखाएं होती हैं, जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो, चीज़ों को पृथक करके हम पढ़ सकें, समस्याएं उतनी उत्पन्न ना हो। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाओं को हम देखेंगे। पहली जो शाखा होती है उसको हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। तो दूसरी शाखा होती है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। अभी थोड़ा लिखने का काम कर लेते हैं। और इसका केंद्र बिंदु हमने देख लिया अर्थशास्त्र का। दूसरा देख लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य हमारा सिंपल सा है कि मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करना, मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करना, बढ़ाने इसके लिए क्या करते हैं हम, बढ़ाने हेतु जितने ही हमारे सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधन का उचित आवंटन, सीमित संसाधन का उचित आवंटन। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इकोनॉमिक्स जो विषय है वो लिखने से ज़्यादा समझने पर केंद्रित है। आपको इसको समझना पड़ेगा, इसीलिए हम लिखने को उतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि लिखाना ज़रूरी है, सर लिखाइए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर अगले क्लास से लिखाना भी चालू करूँगा, डिक्टेशन करवाएंगे, बोलेंगे, आप लोग लिखिएगा। ये उद्देश्य हो गया अर्थशास्त्र का। नया पेज लेते हैं। अब देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी होती है, अर्थशास्त्र की ब्रांचेस कितने होते हैं, या अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, 2 भागों में इसको हम बांट कर देखेंगे अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा जो होती है उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम बोलते हैं माइक्रो, इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी। जो दूसरी शाखा होगी उसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमी। अभी यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांचेस अर्थशास्त्र की 2 होती हैं, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम माइक्रो बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम मैक्रो बोलते हैं। अब अगर हम इसके जितने भी शब्द हैं, शब्दों को समझें तो माइक्रो का मतलब होता है, हम डेली लाइफ से जोड़ कर देखते हैं तो बोलते हैं बहुत बार माइक्रो चीज़ है। माइक्रो चीज़ मतलब छोटी, सूक्ष्मतम या एक, इसको हम माइक्रो बोलते हैं। और मैक्रो मतलब होता है समष्टि, संपूर्ण। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं वितरण प्रक्रिया की बात करते हैं, वस्तु और सेवाओं का। तो अब एक की बात करते हैं, तो जैसे मेरा जो भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कितना कमाता हूँ, ये एक की बात हो गई, एक व्यक्ति की। अपने से ऊपर अगर देखें हम, एक तो मैं कमाने वाला हो गया, दूसरा क्या है कि कोई कंपनी होती है, निगम होता है, फर्म होता है,
वो कितना उत्पादन करता है। कंपनी उत्पादन करेगी, अगर एक कंपनी उत्पादन कर रही है तो वो भी एक हो गया, वो भी वेस्टी में आ गया। इसी प्रकार एक वस्तु के मूल्य की अगर हम बात करें, कीमत कितनी है, बाज़ार में जाते हैं सामान खरीदने, संतरा लेते हैं, सेब लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं, तो अगर उसके मूल्य की बात करें तो वो एक वस्तु का मूल्य हो गया, एक फल का मूल्य हो गया। तो इन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। मतलब कि अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसमें किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। आर्थिक इकाइयाँ क्या होती हैं? आर्थिक इकाइयाँ यही होती हैं कि आय की बात करें, अगर हम आय व्यय की बात करते हैं तो आय में सिंपल सा आ जाता है व्यक्ति कितना आय कर रहा है, निगम कितनी आय कर रही है। उत्पादन की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है, निगम फर्म कितना उत्पादन कर रहा है। तो ये तुम्हारा एक आर्थिक, ये सब आर्थिक इकाइयाँ कहलाई जाती हैं। तो किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन हम अर्थशास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? सामूहिक रूप में। जैसे कि अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसी जगह पर हम बात कर लें पूरे देश के व्यक्तियों की आय कितनी है। एक वस्तु के मूल्य की बात करते हैं, उसी तरीके से हम बात कर लें सभी वस्तुओं का मूल्य कितना है। एक फर्म के उत्पादन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हम बात कर लें देश में जितने भी निगम हैं, जितनी भी फर्म है, जितनी भी कंपनियां हैं, उनका उत्पादन कितना है। अच्छा, कंपनियां, फर्म, निगम, इन सब में अंतर क्या होता है, इनके कितने प्रकार होते हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें, इसको हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को हम आने वाली क्लास में डिटेल से देखेंगे। एक वस्तु का मूल्य, बहुत वस्तुओं के मूल्य, मूल्य स्तर क्या होता है, मूल्य बढ़ता कैसे है, मूल्य घटता कैसे है, मुद्रास्फीति, महंगाई क्या होती है, क्या ऐसी चीज़ें किया जाता है जिससे कि महंगाई को कम किया जा सके, कौन ऐसे उपक्रम होते हैं, कौन ऐसे उपाय होते हैं, सरकार के पास क्या क्या ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग करके वो मूल्यों को घटा सकती है, मूल्यों को बढ़ा सकती है ज़रूरत के हिसाब से। वो सारी चीज़ें मुद्रास्फीति में या आने वाली क्लासों में हम उसका एक सब्जेक्ट है वो हम करेंगे। यहाँ पे जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनका हम आपको एक जानकारी अवेलेबल करा दें, बाकी उसके जितने भी टेक्निकल पार्ट हैं, जितना भी डीप में जाया जा सकता है वो आने वाली क्लासों में ज़रूर हम जाएंगे। जितने भी क्लासें आप इकोनॉमिक्स की हैं उतनी क्लासें आप पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं रह जाएगा जिसके बारे में आप गहनता से, गंभीरता तरीके से समझ ना पाएँ। तो विषय पे आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जिसमें हम अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या हो गया, आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में अध्ययन करते हैं। सामूहिक मतलब समूह में, जैसे एक व्यक्ति एक आर्थिक इकाई हो गया, सभी व्यक्ति क्या हो गए, आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में, समूह में बन गया। तो सामूहिक रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक व्यक्ति का सॉरी एक व्यक्ति की आय की अगर हम बात करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। सभी व्यक्तियों की आय की बात करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। एक व्यक्ति मतलब एक आर्थिक इकाई, सभी व्यक्ति मतलब आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में अध्ययन, एक आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में अध्ययन। एक व्यक्ति को हम, सिंपल सी बात है, आय हो गया, जैसा हो गया वैसा लिख दिया है। जब सामूहिक रूप में अध्ययन करेंगे तो उसमें जो भी हमारा जो है लेन देन होगा उसको हम योग में लिखेंगे, उनको सबको ऐड करके लिखेंगे या औसत में लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। मतलब जितनी भी ये समष्टि अर्थशास्त्र है और जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आर्थिक इकाइयाँ आती हैं जिनको हम सामूहिक रूप में अध्ययन करते हैं, उसमें हम जितने भी लेन देन होते हैं उनको योग और औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। आखिर अगर हम जब सब व्यक्तियों के आय निकालेंगे तो योग तो निकालेंगे ही, योग को निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो फिर योग और आर्थिक लेन देन को योग और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब सभी व्यक्तियों के आय को हम निकालते हैं उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है सभी व्यक्तियों के आय। राष्ट्रीय आय के और भी मतलब होते हैं, सामान्य भाषा में समझने के उद्देश्य से हम ये बता दे रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय आय क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसमें इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, इसके पीछे का मतलब क्या होता है, ये सब हम समझेंगे राष्ट्रीय आय के चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में। इसी तरीके से अगर हम एक व्यक्ति के उत्पादन की, एक फर्म के उत्पादन की बात कर रहे हैं तो अगर हम सभी फर्मों के उत्पादन को ले लेते हैं
तो उसे हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जिसको हम जीडीपी के रूप में जाना जाता है। जीडीपी की जो अभी हम बात बता रहे हैं ये एक सामान्य परिभाषा है, बाकी इसकी परिभाषा, विशिष्ट परिभाषा या विशिष्ट अर्थ क्या होता है वो भी हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। इसी तरीके से सभी वस्तुओं के मूल्यों की बात करते हैं तो उसको हम मूल्य स्तर कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको हम समझ गए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में अध्ययन किया जाता है, समूह में अध्ययन किया जाता है। अब समूह में जब अध्ययन करेंगे तो जितने भी लेन देन होंगे या जितनी भी गणना होगी उसको हम योग में या औसत में व्यक्त करते हैं। ठीक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक व्यक्ति का आय, सभी एक फर्म का उत्पादन, एक वस्तु का मूल्य। समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल क्या होगा, सभी व्यक्ति की या फिर सभी व्यक्तियों की आय या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सभी फर्म का उत्पादन या सभी वस्तुओं का मूल्य यानी कि मूल्य स्तर। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो हम डिक्टेशन करवा रहे हैं ये आपका शॉर्ट्स नोट के काम में आएगा। इसको हम शॉर्ट नोट्स के तरीके से देख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी परिभाषा क्या है, उसको डिक्टेशन क्या है, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, एक आर्थिक इकाई का अध्ययन, एक आर्थिक इकाई का अध्ययन, इकाई का अध्ययन। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का उत्पादन, एक वस्तु का मूल्य। इसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का होता है आर्थिक इकाई एक आर्थिक इकाई का सामूहिक रूप में अध्ययन, जैसे कि एक व्यक्ति की आय है तो सभी व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय आप यहाँ से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है एक व्यक्ति की आय, अगर सभी एक व्यक्ति की आय बोल देंगे तो उसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे। एक फर्म का उत्पादन, अगर सभी फर्मों का उत्पादन हो जाएगा तो उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोल देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूल्य स्तर। मूल्य स्तर कौन सी इकोनॉमी है, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमी। इसके बाद क्या होते हैं, इसमें जो भी लेन देन होते हैं या आर्थिक लेन देन होते हैं, आर्थिक लेन देनों को योग और औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। लेन देनों को योग और औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। आप ये पॉइंट को समझ चुके हैं के रूप में व्यक्त करते हैं। इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं कि आर्थिक लेन देन को योग और औसत के रूप में व्यक्त करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स का जितना भी विषय को समझने की बात करें, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसकी शाखाओं की बात करते हैं, इसका एक मोटा माटी आइडिया आप लोगों को ज़रूर हो गया होगा।
तो एक सिंपल सा बात था जो हम शुरुआत किए थे कि वस्तु और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेवाओं के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, वितरण का क्या अर्थ होता है, और फिर अध्ययन विषय है तो अध्ययन करेंगे। तो वस्तु और सेवाओं के वितरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। वस्तु खाद्य वस्तुएं हो गई, अखाद्य वस्तुएं हो गई, उपभोक्तावादी वस्तुएं हो गई, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, और सेवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, इनसे हम सेवाएं लेते हैं। ये जितनी भी सेवाएं सर्विसेज चीज़ें होती हैं, इनको हम किस तरीके से बांटें कि जिससे कि जो है जो हमारे संसाधन हैं या जो वस्तु और सेवाएं हैं ये सीमित हैं और एक आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ये सारी संसाधन मिल सकें, ये सारी आवश्यकताएं मिल सकें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। साथ ही साथ इससे इन संसाधनों का जितना से ज़्यादा हम लाभ अर्जन कर सकें वो लाभ भी अर्जन हो। इसका अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। हर विषयों की तरह अर्थशास्त्र के भी जो है ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमी और एक मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी को हिंदी में व्यष्टि बोलते हैं क्योंकि माइक्रो है, और समष्टि उसको हम मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। समष्टि का अर्थ होता है समूह, व्यष्टि का मतलब होता है इकाई, एक यूनिट। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का उत्पादन, एक वस्तु का मूल्य, इसको हम देखेंगे तो इसको हम अर्थशास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे हम नियम बनाएं, कैसे हम कानून बनाएं कि जिससे कि ये सब चीज़ें हैं जो भी आर्थिक इकाइयाँ हैं ये अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें और इससे हम उन लोगों को लाभ भी अधिकतम मिल सके। तो ये नियम और कानून या इसके बारे में जितनी भी जानकारी होती हैं उसको हम अर्थशास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत देखते हैं उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और जब इन्हीं इकाइयों को सामूहिक रूप में देखते हैं या बृहत्तर रूप में देखते हैं, बड़े पैमाने पर देखते हैं, तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय को देखते हैं, जीडीपी को देखते हैं, मूल्य स्तर को देखते हैं, मनी सप्लाई को देखते हैं, मौद्रिक नीतियों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना पड़ता है। तो ये एक अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हम समझ चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो ये आपने समझ बना लिया। साथ ही साथ एक और शब्द आता है जो कि सुनने में ज़्यादा मिलता है। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जो शब्द सुनने में मिलता है, चाहे हम समाज में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, समाज में कहीं भी जाएं, तो अगर बात हो रही 4 लोगों के बीच में तो ये शब्द ज़रूर सुनने को मिलता है, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी, और हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था बेसिकली अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो भी अर्थशास्त्र की चीज़ें होती हैं जिसमें नियम कानून होते हैं, इनको पढ़ा जाता है और इसी का हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, व्यवहारिक उपयोग करते हैं, उसी को हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक सरल तरीके से समझे तो जितना भी हमको नियम कानून होता है उसका हम प्रैक्टिकली यूज जो करते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि उत्पादन के लिए क्या नियम होते हैं, वितरण के लिए क्या नियम होते हैं। अब ये नियम का उपयोग करके हम उत्पादन कैसे करें, प्रैक्टिकली देखें कि हम किन चीज़ों को उत्पादित कर सकते हैं, किन चीज़ों को उत्पादित नहीं कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए सरकार ने उत्पादन पर प्रतिबंध लगा रखा है, किन चीज़ों के उत्पादन में सरकार सब्सिडी देती है, प्रोत्साहन देती है, किन चीज़ों के लिए जो है सरकार एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, किन के लिए जो है आपको मशीन लेने जाओगे तो उसमें सरकार छूट देगी, किन चीज़ों के उत्पादन के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज, इसके नियम और कानून तो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है, उसका प्रैक्टिकल यूज जो हम देखते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। अब परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो किसी भी अर्थशास्त्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक सीमा में, सीमा मतलब क्या होता है कि उत्पादन करना है तो उत्पादन के लिए आपको जो है सरकार के साथ जाना पड़ेगा। सरकार ये चीज़ें बताने वाला कोई होगा ना कि आपको कितना उत्पादन करना है, किन चीज़ों का उत्पादन नहीं करना है, तो उसके लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा। सरकार क्या होती है? सरकार होती है जो
नियमों और कानूनों को बनाती है, और जो कि अपने आप में नियमों और कानून बनाने के क्षेत्र में या विधि निर्माण के क्षेत्र में संप्रभु संस्था होती है। तो उसके लिए फिर एक पार्लियामेंट होती है, संसद होती है। संसद बनती है नागरिक द्वारा चुने गए व्यक्तियों से, और उसके बाद संसद को चलाती है सरकार होता है, और सरकार बनती है देश में। यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए देश या भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो किसी भी क्षेत्र या देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियों की मतलब कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, अब वस्तु और सेवाओं के वितरण की बात करेंगे तो वस्तु और सेवाएं को भी विभाजित करके देखते हैं ना, कि वस्तुएं में कौन कौन सी वस्तुएं कौन से सेक्टर में कौन कौन सी वस्तुएं कौन से क्षेत्र में आती हैं, सेवाएं कौन से क्षेत्रों में आती हैं। इनका भी अपना एक बनावट होती है, इनकी भी अपनी एक स्थान होता है, इनका भी अपना एक तरीका होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आर्थिक गतिविधियाँ बोलते हैं, कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ है, सेवा सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ है, विनिर्माण या निर्माण के सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। इनकी जो संरचना होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, इनका उत्पादन को अधिकतम कैसे किया जाता है, इनका वितरण कैसे किया जाता है, वितरण के बाद जो है इनका विनियमन कैसे करते हैं, इनको बेचते कैसे हैं, इसको जो है किस तरीके से बेचा जाए कि जिससे जो फर्म होते हैं उनको लाभ मिल सके, और उसमें उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ सके। अभावग्रस्त वस्तुएं होती हैं, अभावग्रस्त सेवाएं होती है, वो भी उनको मिल सके। ये सारी चीज़ें, इसका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान होता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। उसको हम इकोनॉमी के अंतर्गत देखते हैं। हम जो हमारा ये विषय होगा वो अर्थशास्त्र से ज़्यादा बढ़कर हम इसमें इंडियन इकोनॉमी को समझेंगे, यानी कि हम प्रैक्टिकल स्वरूप को समझेंगे। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रैक्टिकली ही चीज़ें पढ़ी जाती हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का कितना भारत में जो एग्रीकल्चर कितना पैमाने पर किया जाता है, एग्रीकल्चर का उत्पादन कितना होता है, उसका एक डाटा होता है। ये एग्रीकल्चर जो क्षेत्र होता है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, कितने लोगों को रोज़गार देता है, जीडीपी में कितना योगदान देता है। सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो है जितना हमारा उत्पादन है उसमें कितना % योगदान है सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर कितने लोगों को रोज़गार देता है। इसके बाद निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों की बात करते हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, इनका कितने % योगदान है हमारे जीडीपी में, या कितने % जो है ये लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। फिर उसके बाद करते हैं कि मुद्रास्फीति की बात करते हैं। मुद्रास्फीति देश में कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है, निर्धनता कितनी है, क्या ऐसे उपाय किए जाए जिससे कि निर्धनता को कम किया जा सके। अगर वो उपाय हैं तो उन उपायों को हम किन किन उपायों को यूज करते हैं, उसके लिए क्या क्या सरकार प्रयास करती है, क्या क्या व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, क्या क्या जो है फर्में प्रयास करती हैं गरीबी बेरोजगारी इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, मनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, वो सब हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था का एक सिंपल सी बात है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी भी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना का मतलब आप समझ गए, कंस्ट्रक्शन। संरचना का इंग्लिश में मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। संरचना मतलब उस जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम या हमारे जो अर्थव्यवस्था है या जितने भी सेक्टर होते हैं उनका रोजगार या गरीबी इन सब चीज़ों में कम करने में या ज़्यादा अवेलेबल कराने में कितना योगदान होता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम कब आय अर्जित करने के लिए, जो भी हम व्यय करने के लिए जितनी भी गतिविधियाँ करते हैं, वो सारी चीज़ें आर्थिक गतिविधियों में आती हैं। तो आर्थिक गतिविधियों की संरचना, इसको हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक बोलते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारा विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। इकोनॉमिक्स की अपेक्षा इकोनॉमी पढ़ने पे, क्योंकि इकोनॉमी से ही रिलेटेड हमारे लोगों के सब परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, न कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का विषय, ऑप्शनल से संबंधित जो लोग तैयारी करते हैं वो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे।
तो इतनी बात हो गई, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी इतना समझने में। अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी हम समझा चुके हैं, आप लोगों को लिखना है तो जो हम बोलते हैं उसको वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हम लिखवाएं, नोट्स बनाएं, तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं पक्का अगले लेक्चर से आप लोगों को अपने अगली क्लास से जो है लिखवाने का काम करूँगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। पसंद नहीं आ रहा है, पढ़ाने का तरीका ख़राब है, तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप कुछ भी लिखें, जो मन करे, जो आपको फीडबैक देना हो आप फीडबैक दें, अच्छा दें बुरा दें। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक्टिव रहें यहाँ पे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी क्षेत्र या देश, किसी भी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना। देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना। अभी यहाँ पे इस परिभाषा को अगर हम देखें, इस लाइन को देखें, तो इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे क्षेत्र क्या होता है, देश क्या होता है। देश सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र हो, जहाँ पे नागरिक रह रहे हों, सीमा हो, संप्रभु हो, सरकार हो, वो सभी देश की बात कहते हैं। देश का जो विचार होता है वो भौगोलिक होता है, जनसंख्या के बेस पे होता है, जिनके पास एक सरकार होती है, संप्रभु होते हैं, वो सभी देश कहलाया जाता है। आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में हमने देखा कि जो भी कृषि से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, विनिर्माण से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, बैंकिंग क्षेत्र से गतिविधियाँ होती हैं, मौद्रिक नीति से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, आय व्यय, इन सभी चीज़ों से गतिविधियाँ होती हैं। इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इनकी रूपरेखा कैसी होती है, इनका प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है, ये सभी हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसको देखते हैं और ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब इंडियन इकोनॉमी में हम सिलेबस की बात करते हैं, इतना समझने के बाद कि हमको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है। इंडियन इकोनॉमी में कई सारे टॉपिक होते हैं, 15 से 16 टॉपिक आपको जो है इंडियन इकोनॉमी में देखने पड़ेंगे, और इन टॉपिक के कई सारे टॉपिक होते हैं, उन सब टॉपिक के अंदर भी जो है आपको कई टॉपिक मिलेंगे। कुल मिला के बात करें, हमको इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करने में 1.5 महीने तक 45 से 50 दिन का समय लगेगा। 45 से 50, मोटा मोटी आइडिया के तौर पर बोल दें तो 50 से 60 घंटे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। अगर सिलेबस की हम बात करें अर्थव्यवस्था का, तो शुरुआत जो हम करेंगे सिलेबस के बारे में, अभी मैं एक अप्रोच बता देता हूँ या तरीका बता देता हूँ कि हम किस तरीके से, किस ढंग से पढ़ाई करेंगे। बाकी जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो कल से हम आपको प्रॉपर तरीके से जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम बता देते हैं कि शुरुआत हम कैसे करेंगे और किन किन टॉपिक को टच करते हुए हम लोग चलेंगे। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित मुद्दे, जो कि हमारे और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे लोगों के जो लाइफ होती है उसका सबसे बड़ा घटक होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जो हम लोगों की लाइफ को प्रभावित करता है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित मुद्दे, जिनमें हम बेरोजगारी, गरीबी और असमानता को देखते हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, उसमें अगर आप उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तो आप इकोनॉमिक्स
इकोनॉमी के पीछे के सारांश को नहीं समझ पाएंगे, आप उसके पीछे के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, और आप उसकी सीरियसनेस को, कभी उस टॉपिक की सीरियसनेस को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि बेरोजगारी, और कहीं भी डिबेट होता है हम लोगों का, तो ये हम बोल कर निकल जाते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर ये है, भारत की बेरोजगारी दर ये है। लेकिन इसके पीछे के अगर हम महत्व को समझें, इसके पीछे की गंभीरता को समझें, तो ठहर कर, तो हमको ये पता, इसकी गंभीरता का आकलन हम तभी करेंगे जब हम समझेंगे कि बेरोजगारी होता क्या है, और इसका आकलन जो है वो हम कैसे करते हैं। एक मोटे तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगस्त में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% थी। अब ऐसे बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि 5.1% बेरोजगारी दर है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इसकी गंभीरता को समझें तो हमको इसके पीछे चलना पड़ेगा कि बेरोजगारी होती क्या है, इसका गणना कैसे करते हैं। बेरोजगारी की बात करें तो जैसे 100 आबादी है हमारे देश की, एक आबादी मोटे मोटे तौर पर मैं अगर ले लूँ तो 100 मान लेते हैं। अगर 100 लोग हैं इस देश में, तो 100 लोग में 100 लोगों को अगर हम बेरोजगार की बात करते हैं 5% में, तो उसमें 100 लोगों को शामिल नहीं करते हैं। उसमें हम शामिल करते हैं जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। मतलब 100 में मैं अभी की बात करूं तो 55 लोग ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, 45 लोग हैं जो नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। वो हो सकते हैं उस 45 लोगों में बच्चे होंगे जो 15 वर्ष से कम होंगे, या फिर बूढ़े होंगे जो 55 वर्ष से अधिक होंगे, या 72 वर्ष से अधिक होते हैं जिनकी एज हो जाती है और जो नौकरी करने के आयु वर्ग में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से 100 में 55 लोग ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, 45 लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो देश की आबादी अगर 100 है तो 55 लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। उस 55 लोगों में 5% लोग बेरोजगार हैं। अगस्त के हिसाब से, अगस्त 2025 के डाटे के हिसाब से बात करें तो 5% लोग, यानी कि 3 लोग की बात कर लें, 3 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं 55 में। 3 लोग सुनने में बड़ा उतना सीरियसनेस नहीं लगता है कि 3 लोग हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इसकी गणना के पीछे के तरीके पे जाएं कि गणना कैसे होती है, 3 लोग कौन हैं, तो ये 3 लोग वो हैं जो सप्ताह के 7 दिन नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन उनको 7 दिन में किसी भी एक दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल पाता है। अगर वो 1 घंटे का भी काम पा जाएं किसी भी दिन पे, 7 दिन में 1 घंटे का भी काम पा जाएं, तो वो बेरोजगार नहीं कहलाए जाएंगे, वो रोजगार कहलाए जाएंगे। यानी कि 55 लोग में 3 लोग ऐसे हैं जो 7 दिन नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन उनको 7 दिन में किसी भी दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल पाता है। आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं, आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आप ये केवल 100 की बात कर रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी में जाएंगे तो कितने लोग होंगे कि जो काम ढूंढ रहे हैं 7 दिन, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, एक भी दिन काम नहीं मिल पा रहा है। उनकी दिनचर्या कैसी होगी, उनका लाइफ कैसा होगा, उनकी समस्याएं कितनी गंभीर होंगी, ये चीज़ हमको सिखाती है इकोनॉमी, कि आप इस गंभीरता को समझें। तो इसी तरीके से बेरोजगारी को हम पढ़ेंगे, बेरोजगारी के प्रकार को देखेंगे, बेरोजगारी के प्रकार को देखते हुए हम इसका गणना किस तरीके से करते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद बेरोजगारी की स्थिति भारत में कैसे रही है, कांग्रेस के समय भारत में बेरोजगारी दर कैसे थी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय भारत की बेरोजगारी दर कैसी थी, और बेरोजगारी में जो है बेरोजगारी दर को कैसे कम किया गया, इन सबको देखते हुए बेरोजगारी के पीछे का कारण क्या होता है और उसके निवारण को हम कैसे देखते हैं, या किन उपायों का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। इसके साथ चलते हुए हम गरीबी को देखेंगे। गरीबी में भी जो है इसी तरीके की गंभीरताएं होती हैं। अगर हम इसके पीछे के कैलकुलेशन को समझते हैं कि गरीबी का गणना कैसे किया जाता है, कितनी परसेंट आबादी हमारे देश की जो है गरीब है, ये हम समझेंगे। गरीबी में गरीबी के प्रकार से चलते हुए गरीबी के गणना को देखेंगे, फिर इसके लिए कमेटी बनती है, उन कमेटियों को देखते हुए गरीबी के कारण और निवारण को देखेंगे। फिर उसके बाद हम असमानता को देखेंगे, इनइक्वलिटी को देखेंगे, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर हम बात करें तो 1% आबादी के पास 58% संपत्ति भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में देखी जाती है। और अगर हम आय की बात करते हैं तो 10-20% लोगों के पास, जो अमीर 20% लोग हैं, उनके पास 45% इस देश की आय है।
आप समझ सकते हैं कि 80% आबादी के पास 55% आए और 20% आबादी के पास 45% आए। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के जो कारण हैं उनको दूर कैसे किया जा सके, जिससे कि इस असमानता को कम कर सकें। याद रखिए, इस देश में जितना ज़्यादा असमानता होगा किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, उस देश में उतने ही ज़्यादा क्राइम होते हैं, उस देश में उतने ही ज़्यादा लोगों की कंडीशन ख़राब होती है, उसकी तरक्की और उसकी उन्नति उतनी ही तरीके से अवरुद्ध होती है। तो ये देखते हुए फिर हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की ओर चलेंगे। तो कल से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के बारे में भी कल से हम शुरुआत के 15 से 20 मिनट सिलेबस को देखते हुए फिर हम कल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित मुद्दे, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, असमानता को देखेंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे तो हमारा 15 से 20 मिनट में हम इकोनॉमिक्स के एक बड़े पोर्शन को कवर कर लेंगे, जो कि समझने वाला पोर्शन रहेगा, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जिसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इकोनॉमी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उसमें आप 25 से 30% सवाल बनाने के उसमें होंगे 15 क्लास में। फिर इसके बाद 15 के बाद फिर आपको टोटल 50 से 55 क्लास में हम इकोनॉमी को कंप्लीट कराएंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए लाभान्वित रहा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।